हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम नर्मदा नदी के अबाह तंत्र के बारे में समझेंगे कि नर्मदा नदी का अबाह तंत्र क्या होता है और कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम मैप के जरिए समझ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। यहाँ से ऐसे ये मध्य प्रदेश है। फिर इसमें आप समझें कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है। यहाँ से यहाँ से जाके ऐसे राजस्थान गुजरात में से होती हुई गुजरात के भरूच के आसपास यहाँ जाके ये अरब सागर में मिल जाती है। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो समझते हैं कि जो नर्मदा नदी है उसका जो उद्गम है वो अमरकंटक क्षेत्र से हुआ है, जो कि जिस स्थान पे हमने आपको एक क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि यहाँ से विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ये दोनों श्रेणी यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे मैकाल पर्वत बनता है। फिर मैकाल पर्वत जो है उसी का क्षेत्र है अमरकंटक, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अनूपपुर जिले में। तो ये क्या है? यहाँ है अमरकंटक। और ये कौन सी नदी है? नर्मदा। ओके। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? अनूपपुर, मैकाल श्रेणी और अमरकंटक। ओके। फिर बात करते हैं इसके मुहाने की, हम बाद में बात करेंगे। इसके उद्गम के बाद आप समझें कि ये जो इसका जो नर्मदा नदी का जो अबाह तंत्र है, ये एक सबसे बड़ी नदी है। मुख्य रूप से तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही कही जाती है। ये बहुत मतलब सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य रूप से 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41, जो कुछ दाएं ओर से मिलती हैं और कुछ बाएं ओर से मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हम आगे डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसका, फिर इसके बाद इसका मुहाना समझ लेते हैं। मुहाना आप समझते हैं, कोई नदी है तो वो या तो वो जाके सागर में मिलेगी, या फिर किसी समुद्र में नहीं मिलेगी तो किसी अन्य नदी में मिलेगी। तो जैसे ये नर्मदा नदी है, आप देख रहे हैं, तो नर्मदा जो नदी है ये जाके सागर में मिलती है। और किस सागर में मिलती है? अरब सागर में मिलती है। ओके। तो इसका जो मुहाना है कहाँ, ये इसके मुहाने के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मुहाना है ये कहाँ? गुजरात में। कहाँ? भरूच पे क्या करती है ये? एस्चुरी का निर्माण। एस्चुरी या फिर कहें ज्वार नदमुख। और कितना? 30 किलोमीटर लंबा। ओके। तो इतना आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई ये जो है, इसकी लंबाई एक प्रकार से यदि देखी जाए तो पूरी जो लंबाई है इसकी इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ओके। और इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, और गुजरात में 161 किलोमीटर है इसकी। लेकिन ये जो मुख्य लंबाई है ये ही अधिकतर आपको देखने को मिलेगी किसी भी एग्जाम में। तो आप यही याद रखें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? कितनी? 1312 किलोमीटर। ओके। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है ये सबसे बड़ी नदी है। हमने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश की तो ये सबसे बड़ी नदी है। फिर अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर ये नर्मदा नदी किस स्थान पे आती है, तो ये नर्मदा जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत में तीसरे स्थान पे आती है। पहले स्थान पे गोदावरी नदी आती है। फिर भारत की बात करें तो भारत में ये 5वें नंबर पे नदी आती है। ओके।
फिर इसकी आबाद क्षेत्र की बात करें यदि हम, तो इसका जो आबाद क्षेत्र है आप देखेंगे 93,180 वर्ग किलोमीटर है। ओके, मतलब 93,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो है जल फैला हुआ है। इसका जो आबाह तंत्र है वो इतने ही जगह में कवर किए हुए हैं। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? अमरकंटक क्षेत्र से, जो कि किस जिले में है? अनूपपुर जिले में। ओके, फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन जिलों के बारे में जो कि नर्मदा के किनारे स्थित हैं। तो सबसे पहले जिला कौन सा है? अनूपपुर। अनूपपुर के बाद है मंडला, मंडला के बाद है डिंडौरी। फिर ऐसे हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले नर्मदा के किनारे स्थित जिले। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से यदि हम चलें तो सबसे पहले है अनूपपुर। कौन सा? अनूपपुर के बाद डिंडौरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, फिर रायसेन। रायसेन के बाद आप देखेंगे सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जो है उसका जो प्राचीन नाम है वो होशंगाबाद हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। फिर नर्मदापुरम के बाद देखें तो धार, खंडवा, खरगोन, धार, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। ये सारे जो जिले हैं ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। जो नर्मदा का जो तट है उस पे हमें ये सारे जिले देखने को मिलेंगे। इसमें एक जिला और है, वो है बड़वानी। कौन सा? बड़वानी। ओके, फिर बात करते हैं हम इसके अन्य नाम के बारे में। तो अन्य नाम में इसको क्या कहा जाता है? एक तो इसको शिवपुत्री कहा जाता है, इसका अन्य नाम रेवा है, और मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है, और शंकरी मतलब भगवान शिव के पसीने से जन्मी इनको कहा जाता है, और अमरकंठी भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरकंटक क्षेत्र से इनका जन्म हुआ है। फिर बात करते हैं हम इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो जो नर्मदा नदी है उसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जो कि दाएं तट पर 19 तथा बाएं तट पर 22 सहायक नदियां उसे आकर मिलती हैं। ओके, तो उन सब के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सहायक नदियों के बारे में समझें। सहायक नदियां। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तट की। बाएं तट से मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले आप याद रखें छोटी तवा और तवा, तवा कहें और एक छोटी तवा नदी भी उसी में आके समाहित हो जाती है, लेकिन छोटी है तो उसका नाम है छोटी तवा और तवा नदी। और शेर, सोनार, तैमूर, गंजाल, देव, गोई, कुंदी, ये सब जो नदियां हैं इसके बाएं तट से मिलती हैं। तो सबसे पहले छोटी तवा, ओके, फिर सोनार, कुंद, सॉरी गंजाल ही नहीं है, गंजाल है। ओके, तो इतनी जो मुख्य एक हमने आपको बताया शेर। ओके, ये सारी जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से बाएं तट से मिलती हैं। अब बात करते हैं हम दाएं तट के बारे में। तो दाएं तट से जो नदियां मिलती हैं
वो कुलार, चंद्रकेसर, बलाल और कमार और हथनी एक नदी है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो दाएं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हथनी, कुलार, कुलार के बाद बलाल और उरी, खारी, हिरना, जमनेर, उरी, बलाल, खरी आदि। ये सब नदियां आपको दाएं तट से देखने को मिलेंगी। दाएं तट मतलब आप समझ रहे हैं, दाएं तट मतलब इस साइड से और बाएं तट मतलब इस साइड से, नीचे साइड से। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके जलप्रपात के बारे में। तो ये जो नदी है ये मुख्य रूप से कौन कौन सी जलप्रपात को निर्माण करती है? तो सबसे पहले जो जलप्रपात है वो है नर्मदा नदी अनूपपुर जिले में दो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो सबसे पहले है कपिलधारा और दूसरा है दुग्धधारा। तो इन जलप्रपात के बारे में आप लिख लें कि कहाँ कहाँ निर्माण करती है, कौन सा जलप्रपात। तो सबसे पहले कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा। ओके, दुग्धधारा। तो ये सबसे पहले करती है और ये किस जिले में करती है? अनूपपुर जिले में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जबलपुर जिले की। तो जबलपुर जिले में आप देखेंगे धुआंधार जलप्रपात है जो कि हमें भेड़ाघाट में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है धुआंधार के बाद खंडवा में मानधार व दर्दी और खरगोन में महेश्वर के समीप अत्यंत सुंदर सहस्त्रधारा। तो कौन सा हमने आपको भी बताया? धुआंधार। ये कहाँ है? जबलपुर में। फिर उसके बाद कौन सा जलप्रपात हमने आपको बताया अभी? धुआंधार के बाद खंडवा में जो है कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है? मानधार बादर्दी। तो आप जी ये जरूर याद रखें, मानधार बा दर्दी। और एक और हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया वो है महेश्वर के समीप। तो महेश्वर के समीप कौन सा? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा। मुख्य रूप से इतने जलप्रपात का निर्माण ये जो नदी है करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर अब हम बात करते हैं इसके तटीय शहर के बारे में। जो तटीय शहर हमने आपको अभी बताया, ये सारे जो जिले हैं ये सभी नर्मदा के किनारे स्थित हैं। तो उनमें से मुख्य रूप से आप कुछ क्षेत्र जो हैं ऐतिहासिक हैं या फिर कुछ क्षेत्र हैं जो पारंपरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जिला है, आप अमरकंटक से ही लेके चलें तो अमरकंटक भी एक मतलब जो है धार्मिक केंद्र माना गया है, क्योंकि वहाँ पे जो नर्मदा नदी है उन्हीं की उनको माँ मानकर लोग पूजा करते हैं, तो जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं महेश्वर की, जिसे महेशमती नाम से भी जाना जाता है। तो महेश्वर की घाट भी आस्था का केंद्र हैं। और फिर आप देखेंगे जो ओमकारेश्वर है वो भी नर्मदा के किनारे स्थित है और वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर आप जबलपुर में त्रिपुरी क्षेत्र को देख लें। फिर इसके बाद आप देखें भेड़ाघाट जो क्षेत्र है वो भी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहाँ मतलब उस स्थान पे केवल पर्यटक ही नहीं जाते, पर्यटक तो जाते हैं लेकिन जो श्रद्धालु हैं जो नर्मदा को केवल नदी नहीं माँ मानते हैं वो भी उस स्थान पे जाते हैं और उनका जो है पूजा वगैरह आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। तो वो भी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है जबलपुर का भेड़ाघाट। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके बांध के बारे में। तो जो नर्मदा नदी है इस पे मुख्य रूप से आप देखेंगे परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम और लगभग 3000 छोटी परियोजनाएं बनाई गई हैं। मतलब इनकी परियोजनाओं की कोई गिनती नहीं है। फिर हम बात करते हैं तो खंडवा में
जो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर खरगोन में महेश्वर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, खरगोन में महेश्वर परियोजना और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। आप लिखते चलें साथ में इसे, कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया, हमने आपको भी बताया कि खंडवा में इंदिरा गांधी सागर परियोजना व ओमकारेश्वर परियोजना, खरगोन में महेश्वर परियोजना एवं गुजरात में सरदार सरोवर। तो खंडवा में सबसे पहले कौन सी परियोजना जो है बनाई गई है, इंदिरा गांधी सागर। कहाँ, खंडवा में। कौन सी, इंदिरा गांधी सागर। आगे की क्लास में हम इन परियोजनाओं के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है। फिर खरगोन में कौन सी, महेश्वर। फिर गुजरात में सरदार सरोवर। ओके, ये सारी परियोजनाओं का निर्माण जो है इसमें किया गया है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। फिर बात करते हैं इसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में या फिर इसकी कुछ खास तत्व जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप समझें कि जो गुजरात है, गुजरात में जिस स्थान से नर्मदा नदी निकली है उसी स्थान पे आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। मतलब समझते हैं आप कि जो हमारे जो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो वो हैं तो उनका जो एक स्टैचू है, मतलब उनकी जो मूर्ति है वो इसी नदी के किनारे आप गुजरात में देखेंगे। तो ये इसकी एक खास विशेषता है जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। विशेष बातों में हम लिख देते हैं, विशेष क्या है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी, 182 मीटर ऊंची। ओके, किसके तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो आप समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की जो राजकीय, मतलब जो राजकीय मछली है तो वो महासीर है। और जो महासीर जो मछली है, महासीर नाम की जो मछली है वो कहाँ से, मतलब मुख्य रूप से वो नर्मदा नदी में ही पाई जाती है, हमें नर्मदा नदी में ही वो देखने को मिलेगी। तो ये भी इसकी एक खास बात है। फिर बात करते हैं इसके खास बात के बारे में, तो नर्मदा विवाद से संबंधित समिति जो है वो खोसला समिति है। ओके, 1964 में जो लागू की गई थी। फिर हम बात करते हैं कि जो एक नर्मदा जो नदी है इसको बचाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया गया, तो उसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना गया। और उसके मुख्य जो कार्यकर्ता या फिर जिन्होंने वो चलाया, उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन कौन थे, मेघा पाटकर, अरुंधति राय, आमिर खान, बाबा आमटे। ये सभी जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत मतलब इस क्षेत्र में उतरे और नर्मदा जो नदी है उसको बचाने का अपना संपूर्ण प्रयास किया। और आप एक बात और याद रखें कि जो अमृतलाल बेगड़ हैं उनको नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। कौन सा, अमृतलाल बेगड़, क्या नाम से, नर्मदा पुत्र। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा इसका जो ये केवल एक नदी नहीं है, लोगों का आस्था का केंद्र है, इसको लोग माँ मानते हैं। तो कुछ भक्त और श्रद्धालुगण भी उस हिसाब से उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जो जो नर्मदा जो जयंती है वो माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को प्रति वर्ष नर्मदा जयंती मनाई जाती है।
भारी संख्या में जो नर्मदा नदी है इनके किनारे, इनके घाटों पे आपको देखने को मिलेगा। और आप ये भी समझें कि जो मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है, उस नरसिंहपुर जिला में आप देखेंगे कि नर्मदा का एक घाट है, बरमान घाट या ब्रह्मांड घाट। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मकर संक्रांति का पर्व आता है, उस पे लगभग 13 दिनों का मेला आयोजित होता है और भारी संख्या में लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। और फिर नमामि देवी जो कार्यक्रम है, नमामि देवी नर्मदे जो कार्यक्रम है, उसे भी चलाया गया ताकि नर्मदा नदी का संरक्षण किया जा सके। और फिर आप ये भी समझें कि जो कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश की लगभग 14 जिलों से गुजरती है और भारत के लगभग 8 जिलों से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है, वो लगभग नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई जाती है। फिर आप देखेंगे कि जो नर्मदा जो नदी है, ये जाके अरब सागर में मिलती है और जब ये जिस स्थान पे अरब सागर मिलती है, तो भरूच जो क्षेत्र है या जिला का है गुजरात का, तो वो उसके अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। और उसी स्थान पे आप देखेंगे कि एक बंदरगाह है, कौन सा, भड़ोच बंदरगाह। तो वो जो बंदरगाह है वो इसी के तट पे स्थित है। ये इसकी प्रमुख खास बातें हैं। और देख लें आप, भरूच बंदरगाह नर्मदा के तट पर है। ओके, तो आप एक चीज ये भी समझ लें कि ये आप देखेंगे यहाँ से, ये कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी। और ये कौन सी है, सतपुड़ा। यदि आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले कि जो नर्मदा जो नदी है, ये मतलब ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। आप समझ रहे हैं, भ्रंश घाटी मतलब इसके दोनों ओर पर्वत हैं। तो जो विंध्याचल जो पर्वत है वो इसके दाएं ओर है और सतपुड़ा जो पर्वत है वो इसके बाएं ओर है। ओके, तो ये जो है ये नदी, ये भ्रंश घाटी में बहती है और ये जो नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है तो अपने साथ अवसाद लेकर नहीं चल सकती, और जब अवसाद लेकर नहीं जाएगी तो फिर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। ये करती है एस्चुरी का निर्माण। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने नर्मदा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और बाकी जो परियोजनाएं हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझाएंगे। बाकी आप अभी के लिए इतना काफ़ी है नर्मदा नदी के बारे में। तो आशा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी से समझ में भी आ गई होगी। और आपको ये सब जो हमने लिखवाया है, समझाया है, आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कैसे भी छूट ना सके, आपका कुछ उसमें रह ना जाए। और यदि कोई आपको रिटर्न क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप उसमें एक मैप ज़रूर डाल दें और नर्मदा नदी का वो एक प्रकार से उसकी स्थिति बता दें कि यहाँ से बहती है और इसके दोनों ओर ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, ये क्षेत्र का नाम लिख दें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।